नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल मेहता, कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर सर्जन हूँ। मैं न्यू लाइफ कैंसर क्लिनिक सी स्कीम में डायरेक्टर हूँ एवं HCG कैंसर हॉस्पिटल शिप्रापत मानसरोवर में सीनियर कंसल्टेंट कार्यरत हूँ। आज हम बात करने वाले हैं भारत में दिन ब दिन बढ़ने वाला कैंसर जो है बड़ी आंत का कैंसर या फिर कोलोरेक्टल कैंसर। पहले हम इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं करते थे, अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं। लेकिन हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल और हमारी डेली हैबिट्स की वजह से ये कैंसर इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसी कारण से मार्च में कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस मंथ बनाया जाता है और इंडिया में इसको बनाना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। आज इसी उपलक्ष्य में हम बात करने वाले हैं कि अब इस कैंसर से कैसे बच सकते हैं। इस कैंसर से बचने के लिए हमारे पास कई चीज़ें हैं। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, जो है एक तो हमारी डाइट में, एपेटाइट में, और दूसरा है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग हम उसको कहते हैं जिसको हम उस स्तर में करते हैं जब तक कैंसर के कोई लक्षण नहीं आते, यानी हेल्दी पॉपुलेशन में जिनको कोई भी लक्षण नहीं है। पहले ये स्क्रीनिंग सिर्फ US, UK, यूरोपियन कंट्रीज़ में ही होती थी, जहाँ पे कि डाइटरी हैबिट्स ख़राब थी, हाई फाइबर डाइट नहीं थी और प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाया जाता था। लेकिन अब इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन या पाश्चात्यकरण इतना आ गया है कि हमें इसको इंडिया में भी अपनाना होगा। कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग 45 ईयर्स एज से ज़्यादा के लोगों में करी जाती है। अगर अब इस स्क्रीनिंग के बारे में बात करें तो एवरेज रिस्क लोग कौन हैं? एवरेज रिस्क लोग वो हैं जिनको कोई भी साइन और सिम्टम यानी लक्षण नहीं है, लेकिन जो लोगों में कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है कैंसर की, लेकिन वो लोग मोटापा से ग्रसित हैं, यानी ओबेसिटी है या फिर डायबिटीज़ है, या फिर ज़्यादातर मात्रा में रेड मीट यानी लाल मांस या फिर प्रोसेस्ड मीट या फिर फ्रोज़न मीट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। उन लोगों में हमें रूटीन रूप में स्क्रीनिंग करनी चाहिए। अगर अब मैं इस कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात करूं तो आज की डेट में हमारे पास कई सारे स्क्रीनिंग टेस्ट के ऑप्शन हैं, जिसमें सिंपल से सिंपल होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी लैटिन के रास्ते की उंगली से जांच करना। उसके बाद होता है FOBT यानी फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, यानी कि हमें लैट्रिन के अंदर खून तो नहीं है उसको चेक करना। वो माइक्रोस्कोप में भी दिख सकता है या फिर नॉर्मल उसमें लैट्रिन के टुकड़े को लेकर माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं कि उसके अंदर खून की मात्रा तो नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो हमें उस पेशेंट के कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करा के कैंसर को रूल आउट करना पड़ता है। और जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं जो कि US या UK टास्क फोर्स ने बनाए हुए हैं, WHO ने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आधी आंत की जांच और पूरी आंत की जांच। आधी आंत की जांच को हम बोलते हैं सिग्मोइडोस्कोपी, यानी कि सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम, यानी कि जो बड़ी आंत का लास्ट पार्ट है उसको चेक करना कि उसके अंदर कोई पॉलिप या फिर गांठ तो नहीं हो गई है जो कि कैंसर का रूप ले सकती है, जिसको हम सिग्मोइडोस्कोपी बोलते हैं। उसी रूप में अगर हम पूरी तरीके से जांच करें यानी पूरी आंत को चेक करें तो उसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, यानी कि हम पूरी बड़ी आंत को छोटी आंत जहाँ से ख़त्म होती है और बड़ी आंत शुरू होती है वहाँ तक दूरबीन द्वारा हम चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई गांठ या फिर पॉलिप तो नहीं है जो कि कैंसर का रूप बना सकते हैं। पॉलिप एक तरह की छोटी सी गांठ होती है जो कि 10 साल में कैंसर का रूप निर्धारित कर सकती है। हर कैंसर पॉलिप से ही शुरू होता है। वो पॉलिप धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बड़ी आंत का कैंसर बना देता है, जिसको बनने में 10 साल लगते हैं। अगर हम इस पॉलिप को स्क्रीनिंग द्वारा, यानी जिसको हम हेल्थ चेकअप कहते हैं, उसके द्वारा जल्दी से पकड़ लेते हैं तो हम दूरबीन द्वारा ही उसको नाश कर सकते हैं, लेज़र द्वारा या फिर कॉटरी द्वारा उसको जला के ख़त्म कर सकते हैं ताकि वो कैंसर आगे बने ही नहीं। अगर मैं विश्व स्तरीय रूप से बात करूं तो सिग्मोइडोस्कोपी की जांच 5 साल में एक बार एवरेज रिस्क पॉपुलेशन में कंपलसरी होनी चाहिए, और कोलोनोस्कोपी या फिर बड़ी आंत को भी पूरी तरीके से देखना 10 साल में एक बार होना चाहिए। अगर हम ये गाइडलाइन फॉलो करते हैं तो हम कोलोरेक्टल कैंसर के इंसिडेंस को काफ़ी अच्छे मात्रा में घटा सकते हैं।
और जो रिस्क फैक्टर्स हैं अगर हम उनको भी कम करें तो हम इस कैंसर से जीत सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी डाइटरी हैबिट्स। डाइटरी हैबिट्स में हाई फाइबर डाइट लेना, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे अच्छी डाइट है इंडियन, क्योंकि उसमें सैलेड, फ्रूट्स की मात्रा बहुत अच्छी है। हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां काफ़ी अच्छी मात्रा में लेते हैं, जो कि इस कैंसर के लिए, रोकथाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें मैदा, प्रोसेस्ड फूड को कम करना है, जंक फूड को कम करना है, नूडल्स है जैसे चाइनीज़ फूड है, या फिर पिज़्ज़ा, बर्गर्स, पेस्ट्रीज, ये जो वेस्टर्न डाइट है उसको कम करना है और इंडियन फूड पे ध्यान देना है। तो इसको भी कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस कैंसर की रोकथाम के लिए। और अपनी मात्रा में हम वीट, जो कि हमारा बेसिक आहार है, वीट और राइस, इसको बढ़ाएं ताकि हम इस कैंसर को बंद करें। और एक हेल्दी वेट को मेंटेन करें, यानी कि जो बीएमआई गाइडलाइंस हैं उसको हम 25 के अंदर रखें। हमारा बेसल बॉडी इंडेक्स जो है उसको हम 25 के अंदर रखें, 30 के ऊपर नहीं जाने दें, मोटापा नहीं होने दें। और ये हमारी एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल हैबिट से ही आएगा, तो हम इस कैंसर की रोकथाम को कर सकते हैं। उसी मात्रा में हम फिजिकल एक्टिविटी को अपनी एक रूटीन आदत में डालें, यानी कि आप ये देखेंगे आपकी रेट में 45 मिनट्स कम से कम फिजिकल एक्टिविटी कर, हो सके तो 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आनी चाहिए। क्योंकि आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत कॉमन हो गया है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑफिस गोयर्स, यानी ऑफिस वाले पीपल बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि जो उनका सिटिंग हैबिट्स है उनको एक लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करने के लिए एक एक्सरसाइज, ताकि कैंसर से रोकथाम के लिए बढ़ना पड़ेगा। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या फिर योगा के रूप में आप देखें, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई भी एक लें, या फिर किसी भी टाइप में सुबह 45 मिनट्स ऑफ कुछ भी क्रिकेट खेलने जाएं, फुटबॉल खेलने जाएं, या जिम जाएं, कुछ भी एक फिजिकल एक्टिविटी को अपने रूप में लें। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम इस कोलोरेक्टल कैंसर के इंसिडेंस को काफ़ी कम कर सकते हैं। और इसी रीज़न के लिए ही हम मार्च मंथ को लोगों को जागरूक करने के लिए इस कैंसर से कैसे बचा जाए, और जिनको बाई चांस ये कैंसर हो गया है उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए लोग आगे बढ़ें, इसीलिए बनाते हैं। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि एवरेज लोगों को स्क्रीनिंग 45 साल से ऊपर शुरू कर देनी चाहिए, या तो दूरबीन के माध्यम से, या ब्लड टेस्ट के माध्यम से, या वर्चुअल कोलोनोस्कोपी से। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, जिनमें FAP सिंड्रोम होता है या फिर लिंच सिंड्रोम होता है, जिनमें कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, और उनमें कैंसर लगभग 30 से 40 साल में ही आ जाता है। ऐसे पेशेंट्स को हमें बहुत स्ट्रिक्ट फॉलोअप में और 20 से 25 साल में ही स्क्रीनिंग पे रखना पड़ता है। हमें उन पेशेंट्स में हर 2 से 3 साल में एक बार दूरबीन द्वारा स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए, कि अगर कैंसर बन रहा है तो हम उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें, कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करके।